वेलकम टू सह शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम साइटोसोल टू ईआर। आप सभी को पता होगा, पहले मैंने आपके जो दो ऑर्गेनेल्स कवर किए हैं वो आपको आगे लगातार आती रहेंगी। एक है राइबोसोम और एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं आपको कहूँगा आपको वो वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद जो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट आपको वीडियो किसी ऑर्गेनेल्स की डालूं, जैसे मैं गोल्जाई बॉडी की डाल दूं या लाइसोसोम की डाल दूं। बट यदि आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आपको करना है, देखो आगे आपका सिलेबस में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी है और इससे आगे हम देखें तो प्रोटीन शॉर्टिंग भी है। तो प्रोटीन शॉर्टिंग और जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है वो एक ही बात है। तो जब आपको प्रोटीन शॉर्टिंग पढ़ना ही है तो आप एक सीक्वेंस में चलिए। देखो, आपने राइबोसोम किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया, अब आप इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ते जाओ। साथ साथ में आप पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे, उसके बाद आप गोल्जाई बॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ लो, उसका ट्रांसपोर्ट पढ़ लो। उसके बाद लाइसोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ो, उसका ट्रांसपोर्ट पढ़ लो। फिर ऐसे आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल टू ईआर। आप सभी को पता होगा, हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन बनती है वो सबसे पहले थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन हमारे साइटोप्लाज्म में पहुंचती है। जब साइटोप्लाज्म में पहुंचेगी तो उसका ट्रांसपोर्ट होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारे सिंपल कि वो पोस्ट ट्रांसलेशनरी हो, यानी प्रोटीन पूरी तरीके से बन जाए उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो, या उसका ट्रांसफर हो सकता है को ट्रांसलेशनरी, यानी साथ साथ में आपका ट्रांसफर भी हो जाएगी और साथ साथ में प्रोटीन बन भी जाएगी, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गुल्जाई बॉडी और लाइसोसोम में होता है कि साथ साथ में प्रोटीन बनती भी जाती है और अंदर ट्रांसपोर्ट भी होती जाती है। बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन केस ऑफ पैराक्सिसोम, आपकी पोस्ट ट्रांसलेशनरी होती है, यानी प्रोटीन बन जाती है उसके बाद आपकी ट्रांसफर होती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे स्टार्ट करो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक सेकंड, आप यहाँ पे देखो, टारगेटिंग ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन। प्रोटीन synthesized by the membrane bounded ribosome translocate the ER membrane co-translationally। co-translationally का मैंने आपको अभी अभी मतलब समझाया आपको कि अभी अभी प्रोटीन बन रही है राइबोसोम के अंदर और साथ साथ में वो ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। तो जो ल्यूमन में हमको प्रोटीन भेजनी है तो वो को ट्रांसलेशनली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सम प्रोटीन्स हाउएवर आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द ईआर आफ्टर देयर सिंथेसिस हैज बीन कंप्लीटेड पोस्ट ट्रांसलेशनली। अब देखो, राइबोसोम एंगेज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आर देन टारगेट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय ए सिग्नल सीक्वेंस। अब देखो, कोई भी प्रोटीन बन गई है, अब उसको क्या पता है कि उसको कहाँ जाना है। उसको भाई माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, उसको लाइसोसोम में जाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है, कहाँ जाना है, उसको कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना। तो आपको हर एक की आइडेंटिफिकेशन आपको याद रखनी है। तो जिस भी प्रोटीन को राइबोसोम्स के बाद आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में जाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा उसके पास। वो जो सीक्वेंस होगा वो 15 टू 35 मीटर लॉन्ग होगा, सॉरी मीटर नहीं, अमाइनो एसिड 55 टू 35 अमाइनो एसिड लॉन्ग रेजिड्यू होगा और उसके पास एटलीस्ट 6 नॉन पोलर अमाइनो एसिड होने चाहिए। यदि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको नॉन पोलर अमाइनो एसिड आपने पढ़ी होंगी। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में मैं यहाँ पर 9 या 10 के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, इनको रट लो। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइन, एलिन, मिथुनिन एंड प्रोलिन। जो ये मैंने अमाइनो एसिड बताई है ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। इनमें से एटलीस्ट 6 तो होनी ही चाहिए किसी एक प्रोटीन के सीक्वेंस में। अगर उस प्रोटीन के सीक्वेंस में एटलीस्ट 6 ऐसे अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं तो उसके मान लीजिए वो प्रोटीन किसके लिए जा रही है, वो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के लिए प्रोटीन बनी हुई है, वो कहीं और नहीं जाएगी, वो वही जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में ही। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बाद आपकी जो प्रोटीन है वो वेसिकल्स के फॉर्म में जाती है गोल्जाई नेटवर्क में। गोल्जाई नेटवर्क में जाने के बाद जाती है वो लाइसोसोम में, और लाइसोसोम के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगी, डिस्ट्रॉय होगी, उसकी मर्जी है, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन सॉर्टिंग बहुत बड़ा ब्रॉड चैप्टर है। और आपको एक, मैं एमएससी की बात करूँ तो आप एक लास्ट यूनिट भी है आपकी प्रोटीन सॉर्टिंग, और आपकी पहली फर्स्ट यूनिट में भी है आपकी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। ओके, ये लिखने के लिए मटेरियल है, काफी भरा हुआ मटेरियल है, आपके पेजेस भर जाएंगे, ठीक है। काफी मटेरियल लिखा हुआ है। ये मटेरियल आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ मैंने डाला हुआ है। मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आप लिखोगे क्या, ये भर भर के लिखा हुआ है, जो मर्जी लिखो, बट यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना,
हो क्या रहा है, तो आप इससे डबल ट्रिपल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने कहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिस सीक्वेंस के पास एटलीस्ट कितने 6 आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड होने चाहिए। वो तो सीक्वेंस की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये एक राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम है, इसके समान इस जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली, ये इसकी लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, लार्ज सब यूनिट इसकी है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपकी प्रोटीन बन रही है, ये आपकी प्रोटीन बन रही है। ठीक है, आपकी प्रोटीन बन रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका ब्लैक कलर सा है, ये आपको थोड़ा ग्रीनिश कलर का है। तो जो ग्रीनिश कलर का है वो सिग्नल सीक्वेंस है। क्या चीज़ है? सिग्नल सीक्वेंस। और सिग्नल सीक्वेंस यानी इसके पास एटलीस्ट 6 अमीनो एसिड्स हैं जो भी नॉन पोलर हैं। ठीक है, अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं SRP। SRP, SRP का मतलब है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ये आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ये ऐसे तैरा होगा, हर जगह घूम रहा होगा। इसको बोलते हैं SRP रिसेप्टर, यानी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। जब ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आपके सिग्नल सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप हुआ कि SRP कैन ज्वाइन विद योर सिग्नल सीक्वेंस। अब ये ज्वाइन कैसे करता है, तो थोड़ा सा मैं SRP रिसेप्टर के बारे में बताऊं, तो SRP प्रोटीन आपका राइबोसोमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो बना होता है 6 अमीनो एसिड्स का, यानी 6 सब यूनिट का। इसके 6 सब यूनिट मैं आपको दिखाऊं तो ये है 6 सब यूनिट, मैं अभी बनाऊंगा अभी। ये मान लीजिए एक SRP है, क्या चीज़ है? एक SRP है। ये यहाँ पर गोले में दिखाया है, बट गोले में नहीं होता है। ठीक है, ये से ऐसे लॉन्ग होगा, बट यहाँ पर दिखाना तो आपको ऐसे गोले में दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो इसके जो सब यूनिट है वो यहाँ पर लिखता चलता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। पीछे जब मैंने दिया ना, अब वहाँ पर थ्योरी में लिखे हुए हैं, बट यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक ज़्यादा इजी आपको याद होंगे। तो जब SRP में बात की है, तो SRP के पास जो सब यूनिट्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? पहला सब यूनिट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक सेकंड, P54। ठीक है, P54 और P P54 और P19, ये पहला है। ठीक है, ये पहला सब यूनिट है, ऐसे यहाँ प्रेजेंट होगा, ये पहला सब यूनिट है। डोमेन साइट होती हैं, ठीक है, डोमेन साइट होती हैं। अब एक जैसे बीच में से होता है, उसके पास क्या क्या है? उसके पास P68 एंड P72। ओके, और जो तीसरे वाला इधर लास्ट में होता है, ये कौन सा होता है? ये होता है P9 और P9 और P14। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। P54 एंड P19, P68 एंड P72, P9 एंड P14। ठीक है, ये SRP रिसेप्टर के आपके सब यूनिट्स हैं। ठीक है, पढ़ लिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर देखो आप, ये SRP की बात होगी। अब इसका SRP का कौन सा डोमेन कहाँ जुड़ेगा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो SRP का जो पहला डोमेन है, यानी पहला जो सब यूनिट है, P54 और P19, ये आपके ज्वाइन कर जाएंगे आपके सिग्नल सीक्वेंस के साथ। रट लीजिए, जो भी सिग्नल सीक्वेंस आया है प्रोटीन का, उसके साथ ये अटैच होंगे। ये दो सब यूनिट SRP के ये अटैच हो जाएंगे। और इसका जो दूसरा सब यूनिट है, जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, वो कौन सा सब यूनिट था? वो आपका सब यूनिट था P, हाँ, जो लास्ट सब यूनिट था वो था P9 और P14। ये जो दो सब यूनिट है, ये आपके सब यूनिट है, वो लास्ट में आपके राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं? राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं। और जो पहले वाले, ये रिसेप्टर के पास आपके ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। सिंपली अभी तक जो हमने बात की है, राइबोसोम में प्रोटीन बन रही है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म में SRP रिसेप्टर घूमे हुए हैं। SRP रिसेप्टर सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका जो पहला डोमेन है P54 एंड P19, वो आपके सिग्नल सीक्वेंस के साथ अटैच करेगा। दूसरा सब यूनिट P9 एंड P14 आपके उस राइबोसोम के साथ अटैच करेगा। अब एक सब यूनिट बच गया है, उसके बारे में डिस्कस आगे करते हैं। ठीक है,
ऐसे बात होगी जब हमारा जो, अब देखो एसआरपी है तो एसआरपी के लाइगेंड है। अब इस एसआरपी के जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है इसका कोई ना कोई तो रिसेप्टर होगा, और रिसेप्टर कहाँ होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि अभी तक तो सारा खेल साइटोप्लाज्म में चला हुआ था। अब साइटोप्लाज्म में इसको जाना है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में। अब इसको मेम्ब्रेन में घुसना है तो इसके पास एसआरपी का कोई ना कोई एसआरपी रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो जो एसआरपी रिसेप्टर है वो आपका ऐसा जैसा होता है जो आपकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ऐसा आपका एसआरपी रिसेप्टर होगा। ठीक है, ऐसा आपका एसआरपी रिसेप्टर होगा। तो जो आपका एसआरपी रिसेप्टर है वो क्या करेगा, अब आप बता सकते हो एसआरपी रिसेप्टर क्या करेगा। एसआरपी रिसेप्टर आपका एसआरपी को ज्वाइन करेगा, यानी जहां पर जो एसआरपी है ये अभी इधर बैठेगा। ठीक है, और अटैच कैसे होता है, तो अभी एक सब यूनिट बच गया था एसआरपी का, एसआरपी के दो सब यूनिट मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ जुड़ेंगे। जो तीसरा सब यूनिट है वो भाई जुड़ेगा इधर। ठीक है, यानी इधर जुड़ेगा इधर एसआरपी रिसेप्टर से। आपको रिसेप्टर और लिगेंड का पता होना चाहिए। रिसेप्टर आपके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लिगेंड आपके कहीं पर हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एसआरपी पार्टिकल है। अब एसआरपी पार्टिकल आपका एसआरपी रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा विद इट्स लास्ट या मिड सब यूनिट, जिसको हम बोलते हैं P68 और P72, P72, इनकी मदद से ये एसआरपी रिसेप्टर में ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, जब ये एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो आपकी जो प्रोटीन बन रही होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, प्रोटीन बनना स्लो हो जाता है। ये इसको बोलते हैं इलोंगेशन अरेस्ट। इलोंगेशन अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट होती क्यों है, क्योंकि अगर प्रोटीन बनती जाएगी तो अंदर इसकी फोल्डिंग हो जाएगी, हमको फोल्डिंग भी नहीं करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा प्रोटीन इलोंगेशन स्टेप स्लो हो जाता है, प्रोटीन ज़्यादा फास्ट नहीं बनती है। अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया है कि जो रिसेप्टर है, एसआरपी का रिसेप्टर है, एसआरपी का जो रिसेप्टर है ये, इसके पास दो डोमेन है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, और अल्फा बीटा दोनों के पास जीटीपीएस एक्टिविटी है, ये लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, आपको यहाँ से नोट्स करने की जरूरत नहीं, आप समझो बस। जीटीपीएस एक्टिविटी है, जीटीपीएस एक्टिविटी का मतलब होता है जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके जीडीपी में कन्वर्ट करना, यानी एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, जीटीपीज एक्टिविटी है। और जो एसआरपी है उसका जो P54 है उसके पास जीटीपीज एक्टिविटी है। जब ये दोनों जीडीपी बाउंड स्टेट में है, ठीक है, तो दोनों इनएक्टिव है। ठीक है, जब ये इनिशियली जब अटैच होते हैं दोनों आपस में, तो दोनों किस स्टेट में होते हैं, जीडीपी के अटैचमेंट स्टेट में होते हैं। ठीक है, एसआरपी जीडीपी फोर में होते हैं। पर जैसे जैसे इनकी कॉम्प्लेक्स बनना पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये भाई किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें ये भाई जीडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कन्वर्ट कौन करता है इनको, इनको कन्वर्ट करता है गैफ, GEF लिखा होगा। ठीक है, GEF, ग्वाइनिन इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, गैफ आपका कन्वर्ट कर देता है एसआरपी जीडीपी इंटू एसआरपी जीटीपी। अभी जब जीटीपी में एक्टिव हो जाएगा तो इधर से क्या होगा, इधर से ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, एसआरपी एसआरपी, ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो ये टूट चुका है। ठीक है, ये टूट चुका है। जब ये टूट जाएगा तो प्रोटीन अंदर आ जाएगी। अब वही प्रोटीन क्या जाएगी, अंदर आ जाएगी, सिंपल बात थी। अब प्रोटीन अंदर आ गई तो अंदर आने के बाद क्या होगा, पहली बात है कि अंदर आएगी कैसे। मैंने कहा अंदर आ गई, अंदर आएगी कैसे, क्वेश्चन पुटअप आपके पास होना चाहिए। अंदर आएगी कैसे, यहाँ पे एक ट्रांसलोकोन लगा हुआ है। ट्रांसलोकोन क्या होता है, एक ऐसा पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां से प्रोटीन अंदर घुसती है। तो ट्रांसलोकेन का नाम है सेक 61, सेक 61। और जो बना हुआ तीन प्रोटीन से, सेक 61 अल्फा, सेक 61 बीटा और सेक 61 गामा। ओके, और जब ये प्रोटीन अंदर चले जाएगी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में कुछ ऐसा, ल्यूमन में नहीं, उसके जो हम बोलते हैं ट्रांसलोकोन, तो ट्रांसलोकोन में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बेसिस बना हुआ है। यहाँ पर मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। सिग्नल पेप्टाइड बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये वाला, ये भाई सिग्नल पेप्टिडेज है। और सिग्नल पेप्टिडेज सी टर्मिनल को, जो हमारे सिग्नल सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है और इधर इसको काट देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिग्नल पेप्टिडेज इलोगेशन
ट्रेम्बलिंग, कटिंग, जो भी हम बोल सकते हो, क्लीविंग बोल सकते हो, हमने सिग्नल सीक्वेंस को काट दिया। अब कहोगे हमको नीड नहीं है, हमको सिग्नल सीक्वेंस क्यों चाहिए था? हमको चाहिए था कि वो प्रोटीन बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जाए। अब आ गई है, आ गई तो हमको सिग्नल सीक्वेंस की नीड नहीं है, और इसको रिमूव कर देगा सिग्नल पेप्टाइडेज। अब इसको रिमूव कर देगा तो हमारी प्रोटीन बाई चली जाएगी अंदर, ल्यूमन के अंदर चली जाएगी। अब ल्यूमन में क्या होगा? ऐसे फोल्डिंग थोड़ी होती है कि चली गई भाई फोल्डिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेशली यहाँ पर कुछ चैपरोन लगे होते हैं, ठीक है, ऐसी प्रोटीन आएगी अंदर, और अंदर भाई चैपरोन लगे होते हैं, ऐसे ऐसे चैपरोन लगे होते हैं, ऐसे ऐसे। इनको बोलते हैं बीआईपी चैपरोन्स, बीआईपी। बीआईपी का मतलब होता है बाइंडिंग प्रोटीन चैपरोन्स। ये इस प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में रखते हैं, ठीक है। आइए अनफोल्डिंग स्टेट में रखेंगे इस प्रोटीन को, ठीक है, क्योंकि अब इसको प्रोटीन का भी निश्चय नहीं है कि प्रोटीन को कहाँ रहना है, एंडोप्लाज्मिक के लूमेन में ही रहना है कि आगे हम गुलजाई में ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके बारे में तो अभी अब हम कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो ये चैपरोन को पकड़े रखेंगे, अनफोल्डेड स्टेट में रखेंगे, ठीक है। ये इतना आगे आपका भाई ये हो गया भाई ट्रांसपोर्ट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। बाकी स्टेप्स यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि जो प्रोटीन आई है वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्रांस मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, ठीक है, वो ल्यूमिन की प्रोटीन भी नहीं है, वो ट्रांस मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। अब क्या होगा? अब मैंने बात की है कि ट्रांसपोर्ट की वो ल्यूमन प्रोटीन थी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब मान लीजिए वो ल्यूमन की प्रोटीन नहीं थी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की प्रोटीन थी, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो क्या मतलब, मैं इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन तो बनती होगी शरीर में, तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो सकती है, ल्यूमिनल प्रोटीन भी हो सकती है। अगर ल्यूमिनल प्रोटीन तो मैंने आपको बता दिया कैसे आएगी। मान लीजिए वो मेम्ब्रेन की प्रोटीन होगी, इसको यानी इधर ही रहना है, इस प्रोटीन को इधर ही रहना है, मेम्ब्रेन में रहना है, तो वो कैसे रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये तीन चार टाइप की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसको मैं फास्ट तरीके से आता हूँ, पढ़ने के लिए पढ़ लेना आप। जैसे यहाँ पर प्रोटीन आएगी, ठीक है, ये बाकी स्टेप वैसा ही है, एसआरपी जुड़ेगा, एसआरपी रिसेप्टर बनेगी, सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है। लास्ट कॉन्सेप्ट था कि मैंने कहा कि प्रोटीन घुसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में। अब ल्यूमन में नहीं घुसेगी, ल्यूमन में नहीं घुसेगी, ल्यूमिन में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? मैंने अभी बात की है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी ट्रांस मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन में ही रहेगी। मेम्ब्रेन में कैसे रहेगी? जो टाइप 1 की बात करूँ तो टाइप 1 में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भाई ग्रीनिश कलर का है, ये स्टॉप सिग्नल सीक्वेंस है। क्या चीज़ है? स्टॉप सिग्नल सीक्वेंस। और ये जनरली हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रो पिलिकन था, हाँ, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। जैसे ही ये एंटर करेगा, यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमिन की प्रोटीन नहीं है, ल्यूमिन की प्रोटीन नहीं है, तो ये जो स्टॉप सिग्नल सीक्वेंस है यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब ये सीक्वेंस भाई इधर तक पहुंचेगा ना, तो ये बोलेगा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अंदर वाला नहीं हूँ, मैं हाइड्रोफोबिक हूँ, यानी मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहूंगा, तो इसको लेटर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इधर रहता है जो टाइप 1 है, टाइप 1 में एन जो सिग्नल है वो अंदर की तरफ होता है, एन टर्मिनल, और सी टर्मिनल बाहर की तरफ होता है। और एन टर्मिनल कैसा होता है? क्लीवेबल, इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें हम टाइप 2 की, तो टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 यहाँ पर आप देखो, पढ़ने के लिए मैंने भेजा, आप पढ़ सकते हो वहां से। टाइप में 2 में आप यहाँ पे देखो तो जैसा सेम भाई है, एसआरपी आएगा, एसआरपी रिसेप्टर करेगा, काम करेगा, सारा भाई सिंपल है, बस अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर वाली प्रोटीन है, अंदर नहीं जाएगा। तो इसको जो एन टर्मिनल है ये बिल्कुल अपोजिट होता है टाइप 1 के। इसमें जो एन टर्मिनल होता है वो बाहर की तरफ होता है, सी टर्मिनल अंदर की तरफ होता है, और जो यहाँ पर क्लीवेबल नहीं है, सी टर्मिनल क्लीवेबल नहीं है, ओके। और बाकी है सेम भाई है जो टाइप 1 था। अब टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 में आपका ये सेम टाइप 1 की तरह है, इसमें एन टर्मिनल अंदर की तरफ है, सी टर्मिनल बाहर की तरफ है। बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ओनली सिंगल आपका स्टॉप और स्टार्ट, स्टॉप और स्टार्ट सिंगल, यहाँ पर एक ही हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस होगा। और बात करें पॉजिटिव नेगेटिव की, तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, इधर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा आपका सी टर्मिनल के साइड, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एन टर्मिनल के साइड होगा। रट लेना, कुछ नहीं, सिंपल बातें हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी बॉडी। इसका मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, मैं सिंपल आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने क्या कराया है आपको, मैंने सिंपल पढ़ाया है कि कैसे प्रोटीन साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ल्यूमन में जाएगी, या साइटोप्लाज्म में जाएगी, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में जाएगी। अब मान लीजिए वो प्रोटीन कहीं में जाएगी, ना ल्यूमन में जाएगी, ना ट्रांस मेम्ब्रेन में जाएगी, वो जाएंगे भाई गोल्गी बॉडी में। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो उसकी प्रोटीन ही नहीं है। प्रोटीन नहीं है तो उसके पास कुछ खास सीक्वेंस होना चाहिए। वो खास सीक्वेंस क्या है, कैसे वो जाएगी,
उसके बारे में हम बात करेंगे कल। क्लैथरिन के बारे में, कोप 1, कोप 2, ये सब हम कल बात करेंगे। ओके, नोट्स मैंने आज ही भेज दिए हैं, ठीक है, हम कल डिस्कस करेंगे पर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।